डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग कक्षा 10 हाई स्कूल में जो पोएम 2 है द सम ऑफ लाइफ, जिसके पोइट का नाम है H.W. लॉन्गफेलो की सेंट्रल आइडिया के विषय में डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये सेंट्रल आइडिया हाई स्कूल स्तर पर 4 अंक में पूछी जाती है। यदि आपने व्यवस्थित तरीके से इस वीडियो को देखा, इसको पढ़ा और इस सेंट्रल आइडिया को याद किया तो मैं मानता हूं निश्चित रूप से ये आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में समर्थ होगी। तो ज्यादा कुछ आपको न बता करके हम सीधे इस सेंट्रल आइडिया के विषय में बातचीत करते हैं। द सम ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो हमको इसका मतलब समझना चाहिए कि सम ऑफ लाइफ क्या है। सम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन स्रोत, जीवन स्रोत, जीवन गान, कुछ भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। सम ऑफ लाइफ जीवन स्रोत, जिसके पॉइंट का नाम H.W. लॉन्गफेलो है। इस पोएम में कवि ने हमें यह शिक्षा देने की बात की है कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को बहुत ही नीरस समझते हैं। उन्हें अपने इस जीवन को नीरस नहीं समझना चाहिए। उनका ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल आज पैदा हुए हैं, आज हम करेंगे क्या, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन एक अमूल्य वस्तु है, एक सीरियस मैटर है, इसलिए हमें इसको किस प्रकार से जीना है ये बात इसमें बताई गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लिखा है The central idea of the poem The Sum of Life, composed by H.W. Longfellow, is this, that the life is not a dream। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक शब्द आपका आता है ड्रीम। ड्रीम शब्द है, ड्रीम माने होता है सपना। ड्रीम मीन्स स्वप्न। यहाँ पर आप ध्यान लीजिए, हम आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के रूप में भी क्लियर कर देते हैं। ड्रीम शब्द जो है, ड्रीम माने होता है स्वप्न। कहने का मतलब ये है कि ये कविता सम ऑफ लाइफ जो कि H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है, उसकी सेंट्रल आइडिया ये है कि लाइफ इज नॉट ए ड्रीम, कि जीवन एक सपना नहीं है। इट इज नॉट ए थिंकिंग मैटर, ये केवल सोचने का विषय नहीं है। इट इज रियल एंड सीरियस मैटर, बल्कि यह जो जीवन है यह वास्तविक है और यह एक गंभीर मामला है। अर्थात हमको इस जीवन के लिए ठीक प्रकार से समझ करके वर्क करना है। तो वही इस पंक्ति का मतलब हुआ, इट इज रियल एंड सीरियस मैटर, यह वास्तविक और गंभीर मामला है। एंजॉयमेंट एंड सारो आर नॉट प्री रिटन इन आवर वर्क, इन आवर लक। कभी कभी हम सोचते हैं, हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जो हमारे सामने जो सुख या दुख आ रहे हैं, मोस्टली वो जो सुख और दुख है वो हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि इस पॉइंट के आधार पर कभी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है, हमें ये शिक्षा दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ एंड सारो आर नॉट प्री रिटन इन अवर लक। हमारे भाग्य में आनंद हमको मिलने वाला है या हमको दुख मिलने वाला है, ये पहले से नहीं लिखा है। निश्चित रूप से यदि हमको सुख मिलता है तो भी ये हमारे अपने किए गए कार्यों का, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों का फल होता है। यदि हमको सुख मिलता है वो भी हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे पूर्वजों के द्वारा भविष्य जो भूतकाल में किया गया मेहनत है, परिश्रम है, उसके द्वारा हमको सुख मिल रहा है। तो इस पंक्ति में या ये बातें यहाँ पर शो करती हैं कि आनंद और दुख जो है वो हमारे भाग्य में पहले से नहीं लिखा है। हाँ, लिखा क्या है? लिखा क्या है? वो जो कुछ लिखा है या जो लिखने वाला है वो हमको अपने आप स्वयं बनाना है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में एक शब्द आपका आता है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब होता है, इंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद, खुशी,
तो हो गया खुद आनंद और दुख ये हमारे भाग्य में पहले से नहीं लिखा है। प्री रिटन मीन्स पूर्व लिखा गया, पहले से लिखा गया। वी शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कमिंग जनरेशन। देखिए हम सब कुछ जानते हैं, वैसे भी समझना चाहिए कि जब व्यक्ति कार्य करता है वो केवल कार्य अपने लिए ही नहीं करता, बल्कि उसको कार्य करने में उसकी एक अपनी थिंकिंग होती है। प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज जो मैं धन संचय कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर होगा। वही यहाँ पर इसका मतलब है, वी शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट फॉर अवर कमिंग जनरेशन। जनरेशन मीन्स पीढ़ी, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, जो हमारे आने वाले, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो हमारी संतानें हैं, उनके लिए यहाँ पर कवि कहता है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हमें आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। एक शब्द यहाँ पर जुड़ा है बेटरमेंट। बेटरमेंट माने होता है बेहतरी, बेटरमेंट। बेहतर यानी और भी बढ़िया, बेटर और भी बढ़िया। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए बैटल फील्ड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये संसार कभी कल्पना करता है, कभी कंपैरिजन करता है इस संसार की, कि वो संसार वास्तव में कैसा है। तो वो ये लिखता है दिस वर्ल्ड इज लाइक ए बैटल फील्ड। यह संसार एक युद्ध क्षेत्र के समान है। जिस प्रकार से एक युद्ध का मैदान होता है, ये संसार भी उसी प्रकार से युद्ध का एक मैदान है। एंड वी शुड नॉट बी लाइक ड्राइवन कैटिल। ड्राइवन मीन्स भागने वाले, दौड़ने वाले, कैटिल मीन्स चौपाया, पशु। और हमें चौपायों के जैसे केवल भागने वाला, दौड़ने वाला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पशुओं दौड़ते कौन है, भागते कौन है, जिनका अपना विवेक नहीं होता, जो अपने विवेक पर नहीं चलते हैं, केवल जो दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो केवल भागते हैं। और ऐसे लोगों को कभी कहता है कि भागने वाले कैटिल है, भागने वाले पशु हैं। तो इस पंक्ति का यहाँ पर मतलब हुआ दिस वर्ल्ड इज लाइक ए बैटल फील्ड। यह संसार एक युद्ध क्षेत्र के समान है, युद्ध के मैदान के जैसा है। एंड वी शुड नॉट बी लाइक ड्राइवन कैटिल। और हमें पशुओं के जैसे, चौपायों के जैसे भागने वाला नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ए हीरो। और भी कहता है, वो प्रोत्साहित करता है कि हमको वास्तव में कैसा बनना चाहिए। हमें तो यहाँ पर वही बात है, वी शुड बी ए हीरो। हमें एक मुखिया बनना चाहिए। हीरो मीन्स नायक बनना चाहिए, यानी हमको लीडरशिप करनी चाहिए। हमको किसी के पीछे नहीं चलना है, बल्कि हमें कुछ ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर देना चाहिए जिससे कि हम दूसरे लोगों के नायक बन सकें, हीरो बन सकें। वही यहाँ पर कहता है वी शुड बी ए हीरो। हमें एक नायक बनना चाहिए। एंड लर्न वर्किंग। और केवल हीरो ही नहीं बनना है, बल्कि हमें लर्न वर्किंग, कार्य करना सीखना चाहिए। कैसा कार्य हो भी? कार्य दो प्रकार का होता है। एक बहुत सिंपल सा वर्क होता है, एक ऐसा कार्य जो वास्तव में बहुत कठिन होता है, और उस कठिन कार्य को करने के बाद में ही व्यक्ति समाज में हीरो के रूप में देखा जाता है। तो वही यहाँ पर कहा वर्किंग हार्ड, यानी हमको एक नायक बनना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड टू वेट फॉर रिजल्ट। और अपने रिजल्ट का, यानी जो परिणाम आने वाला है, उस परिणाम का हमको इंतजार करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कठिन परिश्रम करते हैं और कठिन परिश्रम के बाद में हम सोचते हैं कि अब इसका हमें फल मिलेगा, लेकिन कभी कभी वो फल तुरंत नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, हम पूरे वर्ष पढ़ते हैं, लेकिन हमको उसका रिजल्ट कब मिलता है? एक वर्ष के बाद में। जिस समय हम पढ़ करके जो हमारा रिजल्ट हमारे सामने आता है, उस समय हमें बताया जाता है यू हैव गॉट
फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो आपका जो है वो रिजल्ट आपको शो करता है कि आपने पूरे वर्ष में मेहनत की है और उस मेहनत के बलबूते पर ही आप अपनी क्लास के हीरो बन सके हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का मतलब ही यही हुआ कि हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए, इंतजार करना, अपने रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। और जब हम कठिन परिश्रम करके बेहतर रिजल्ट करेंगे, बेहतर मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हीरो बनकर के, नायक के बनकर के हम समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। हमें चिंता नहीं होगी। ये ऐसी ये सेंट्रल आइडिया आप लोगों की थी। अब मैं इस सेंट्रल आइडिया के द्वारा आपसे पुनः वही बात दोहराऊंगा कि आपको इसका भाव बेहतर लगता हो, आपको लगता हो इसके द्वारा आपको कोई मॉरल मिल रहा है और यह सेंट्रल आइडिया आपको बेहतर अंक प्रदान करवा सकती है, तो निश्चित रूप से आप इसको लिखें, याद करें। और इतना ही नहीं, आपके अन्य मित्र भी होंगे जो आपके जैसे ही कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वो भी कहीं पढ़ते होंगे, तो उनको भी इस चैनल को वहां शेयर करें। ये वीडियो जब वहां पहुंचेगा वो भी इसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ होगा। और इस प्रकार से हम जो हमारा जो उद्देश्य है कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके, वो हमारा सोचना भी बेहतर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।